पिछले वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि फिजिकल डेफिसिट का क्या प्रभाव पड़ता है और जिस फिजिकल डेफिसिट की वजह से सरकार आम आदमी की परेशानियां माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाती है। सारा पैसा सरकार का पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने में चले जाता है और अपनी सरकार को ही चलाना सरकार के लिए भारी पड़ता है। आइए अब हम इस सरकार का इनकम देखें। ये 2013-14 का बजट है। इस साल का ये बजट 16,65,297 करोड़ का है। 16,65,297 करोड़ रुपीस। इस कर्जे में आप देखिए, इस पूरे बजट में, क्षमा चाहूँगा, इस पूरे बजट में आप देखेंगे 16,65,297 करोड़ के बजट में सबसे बड़ा पैसा बोरिंग्स एंड लायबिलिटीज के नाम पर 27% पैसा नया बोरिंग और लायबिलिटी से आया है। माने इसमें हमारे पास जो पैसा नया कर्जे के रूप में आ गया है वो है 5,42,499 करोड़ रुपया, 5,42,499 करोड़ रुपीस। ये यहाँ से आया है नया कर्जा। और फिर हमारे पास कॉरपोरेशन का टैक्स है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स है हमारे पास 12%, एक्साइज ड्यूटी सामान पर लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। और फिर कुछ समय पहले एक नया टैक्स शुरू हुआ है हमारे देश में जो इस साल जुलाई में फिर बढ़ गया है, उसका नाम है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स 9% हमारा लगता है। पूरे बजट में इतना पैसा वहाँ से पिछले वर्ष तक आया था, इस साल ये फिगर और बढ़ जाएगी। अब कल्पना करें सरकार ने क्या नियम बनाया है कि आम भारतीय कॉमन मिडिल क्लास पर्सन अपने जीवन में परेशान होता है 31 मार्च के आसपास कि मुझे ITR जमा करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न देनी है। वो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर चला हुआ है जो 12% है। और अगर आप कल्पना करेंगे तो ये 12% जो हमारे सरकार की इनकम है, जो इनकम टैक्स से आ रही है, उतना ही लगभग इस वर्ष सर्विस टैक्स बन जाएगा जो पिछले वर्ष तक 9% है। मैंने सरकार ने देखिए, सर्विस टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, इनमें क्या खास बात है? इनमें खास बात यह है कि इनके अंदर जो भी चेंजेस हैं आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार प्रोडक्ट बनने के बाद, सर्विस के यूज करने के बाद पैसा आपको देना ही देना है। आपके हाथ में सिर्फ इनकम टैक्स होता है, तो आप मात्र इनकम टैक्स के ऊपर अपने आप को समझते हैं कि उसको मुझे मैनेज करना है, तो क्या करना है। तो भारत का आम व्यक्ति, कॉमन मिडिल क्लास आदमी इनकम टैक्स पे परेशान है, परंतु उतना ही पैसा सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से हमसे लिया जाता है, वो एज इट इज हमारी जेब से लिया जा रहा है। इन सब चीजों को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये कहा जाता है कि भारत में हर चीज पर लगभग 35% इनडायरेक्ट टैक्स है। वो है ही है। एक भिखारी भी अगर बीड़ी का बंडल लेता है, माचिस का टुकड़ा लेता है, अगरबत्ती लेता है, तो वो उस पर टैक्स देता है। ये स्थितियां हमारे पास आज टैक्स की हैं। तो ये हमारे भारत सरकार की इनकम है। अब जरा हम कल्पना करें इसका खर्चा भारत सरकार कैसे करती है। आप उसको देखने के लिए अगली स्लाइड को देखिए। ये भारत सरकार का एक्सपेंसेस है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी फिगर हमारे पास आ रही है भारत सरकार के इस इंटरेस्ट के ऊपर, जो ये 18% दिखाया गया है। 18% हमारा इंटरेस्ट है। ये किसका इंटरेस्ट है? ये उस पैसे का इंटरेस्ट है जो भारत सरकार में हमने कर्जा लिया हुआ है। कल्पना करें, कर्जा लेने का सिर्फ ब्याज 18% है। और कहाँ कहाँ हमारा खर्चा होता है? 10% डिफेंस में होता है, 12% सब्सिडीज में खर्चा किया जाता है और 21% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, 11% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, 17% स्टेट्स को दिया जाता है, प्लान्ड असिस्टेंस दी जाती है 7% स्टेट्स को और नॉन प्लान्ड असिस्टेंस 4% स्टेट्स को। आइए जरा इन आंकड़ों हम समझते हैं ये किस किस जगह पे हमारा खर्चा हो रहा है। तो देखिए 18% तो इंटरेस्ट है, जो आपने बाहर से कर्जा लिया उसका इंटरेस्ट देने के लिए। मैंने आपको अभी भी बताया कि इस वर्ष का हमारा कर्जा 5,42,499 करोड़ रुपए का है। ये हमने नया कर्जा लिया है, परंतु पिछले जो आज तक का कर्जा लिया उसका ब्याज कौन देगा? उसका ब्याज देने के लिए हमको 18% देना पड़ता है। डिफेंस सेक्टर के लिए भारत की रक्षा मंत्रालय में इतना खर्चा किया जाता है। अब ये 12% पैसा किस लिए? सब्सिडीज। हमारे को कहा जाता है पेट्रोल पर आपको सब्सिडी दे रहे हैं, गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं, और चीज़ों पर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिल रही है, विभिन्न चीज़ों पर सरकार सब्सिडी देती है। तो वही सब्सिडीज का पैसा उसके लिए होता है। प्लान एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? भारत सरकार जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है या सोचती है कि सड़क बनानी है, कोई सड़क की योजना है, कोई बिजली की योजना है,
किसी भी प्रकार की योजनाएं जो भारत सरकार सोचती है, चाहे पंचवर्षीय हो चाहे प्रति वर्ष हो, उन योजनाओं पर जो खर्चा होता है उसका नाम होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये वो होता है। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये होता है सरकार चलाने का खर्च। मैंने एक प्लानिंग करा कि मुझे एक एक्सपेंडिचर करना है, एक बिजली घर बनाना है, तो बिजली घर में जो खर्चा लगेगा वो तो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन बिजली घर को बनाने के लिए जो खर्चा, जो मुझे इंजीनियर रखने पड़ेंगे उस घर को बनाने के लिए, वो है मेरे नॉन प्लान्ड। असल में सरकार को चलाने वाला खर्चा सारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। और इसी प्रकार स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है, प्लान की असिस्टेंस और नॉन प्लान असिस्टेंस स्टेट को इस तरह दी जाती है, ये हमारे पास इस रूप में दिया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के विकास में खर्चा होना 21%, इंटरेस्ट है 18%, सब्सिडी है 12%। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी को क्या मिलता है। आम आदमी के लिए ये 12% का ही मेरे काम का है। ये भारत सरकार के बजट है। पर इन बजटों के अलावा इनके आंकड़ों में एक बहुत बड़ा फेर है, जो अब आप समझने का प्रयास फिर से करेंगे। फिजिकल डेफिसिट की वजह और उसका आगे का असर हमारे बजट पे। ये देखिए, हम क्या करते हैं, अब हम कुछ सालों का बजट लेते हैं। 2000 से 2001 के बीच में हमारा बजट था 3,38,487 करोड़ का। 2012-13 में ये बजट बन गया 14,90,925 करोड़ रुपए का। 2013-14 बन गया 16,65,297 करोड़ का। आप कल्पना करें 2000 से 2014 के बीच में हमारा बजट 5 गुने के आसपास बढ़ गया है। ये 5 गुना हमारा बजट बढ़ना क्या दर्शाता है? क्या वाकई इतने बजट, अगर आप समझें 2000 में एक इंसान की जो तनख्वाह थी, मान लीजिए 338 रुपए थी, और आज क्या उसकी तनख्वाह 1665 रुपए हो चुकी है? 5 गुना क्या तनख्वाह बढ़ चुकी है? यकीनन नहीं बढ़ी है। पर भारत सरकार का खर्चा बढ़ गया, उनके बजट बढ़ गया। अब वो कैसे बढ़ा और उसका अंत में असर कैसे पड़ा? जब भारत सरकार के पास 3,38,487 करोड़ का बजट था, तो 1,12,275 करोड़ रुपए का कर्जा था नया। ये 33% कर्जा हमने लिया था, 33.16%। यही 2012-13 में हम आ गए तो 14,90,925 करोड़ रुपए में 5,13,590 करोड़ का हमारा नया कर्जा हो गया। और ये कर्जा पीछे का 34.44% है। और 2013-14 में 16,65,297 करोड़ में 5,42,499 करोड़ नया कर्जा, अब जो कि 32.57% है। अब सरकार क्या करती है, किस तरह से हमारा बेवकूफ बनाया जाता है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। 2013-14 में कहा जाएगा कि हमारा जो कर्जा था वो 32.57% हो गया, जो कि पहले 34.44% था। माने हमारा कर्जा प्रतिशत में अवश्य कम हो गया। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो हमारा कर्जा 5,13,590 करोड़ से बढ़कर के 5,42,499 करोड़ हो गया। तो कर्जा बढ़ गया है, लेकिन क्योंकि बजट की कुल राशि बढ़ा दी गई है, इसलिए परसेंटेज में वो कर्जा कम नजर आता है। अब अखबारों में छपेगा कि हमारा कर्जा 2% कम हो गया है, परंतु असल में खर्चा एब्सोल्यूट टर्म्स में कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि हमने बजट को बढ़ा दिया। असल में जब से बजट को बढ़ाया जा रहा है, तब से ये आंकड़े आंखों को लुभाने के लिए बनाए जा रहे हैं, इनकी सत्यता कुछ नहीं है। अब एक और चीज पर आप गौर करें, रेवेन्यू फॉरगॉन। ये क्या होता है? भारत सरकार कुछ रेवेन्यू भूल जाती है, इसको परित्यक्त राजस्व कहते हैं। ऐसा टैक्स जो रेवेन्यू, ऐसी सरकार की आय जो होनी थी सरकार कर नहीं रही, ले नहीं रही, वो पैसे को ले नहीं रही, इसको रेवेन्यू फॉरगॉन कहते हैं। असल में ये बनाया जाता है बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए। लिखने को साथ में कह दिया जाता है कि जी सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया जा रहा है, ये सब चीजें हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन असल में ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति ने किसी नई जगह पर इंडस्ट्री लगा दी, उस इंडस्ट्री को आपने टैक्स माफ कर दिया, 5 साल का टैक्स हॉलीडे कर दिया। तो टैक्स हॉलीडे कर दिया, कायदे में वो टैक्स आना चाहिए था, परंतु वो टैक्स हॉलीडे में नहीं आया। इसकी वजह से उस व्यक्ति को 5 साल तक टैक्स नहीं देना, तो रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया। उस व्यक्ति को फायदा करा दिया गया कि तुम यहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाओ और अपने टैक्स को लीजिए। यह रेवेन्यू फॉरगॉन होता है। सबसे मजे की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से रेवेन्यू फॉरगॉन शब्द बजट में आना शुरू हुआ, उससे पहले बताया ही नहीं जाता था। अब रेवेन्यू फॉरगॉन कितना होता है इसका जरा आप अंदाजा लगाएं। 2012-13 में हमारा रेवेन्यू फॉरगॉन था 5,33,583 करोड़, जबकि हमारा बजट का डेफिसिट था 5,13,590 करोड़।
मतलब जितना टैक्स भारत सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए छोड़ दिया है उससे कम हमारा बजट का डेफिसिट है, 5,13,590 करोड़। 2013-14 की कहानी भी उससे कई फर्क नहीं है। इस समय हमारा रेवेन्यू फॉरगॉन इस साल है 5,73,626 करोड़, जबकि हमारा जो बजट का डेफिसिट है वो 5,42,499 करोड़ रुपए है। मतलब आप देख सकते हैं जितना हमने टैक्स छोड़ दिया, रेवेन्यू छोड़ दिया, उससे कम है हमारा बजट का खर्चा। अगर हम किसी तरह से रेवेन्यू फॉरगॉन को अगर पूरा ले लेते तो हमारे बजट में फिस्कल डेफिसिट आता ही नहीं। हमारे पास अगर हम ये 5,73,626 करोड़ रुपए ले लें, हमारा फिजिकल डेफिसिट 5,42,499 करोड़ है, तो हमारा बजट घाटे में आएगा ही नहीं। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। इसके पीछे का कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमको बड़ी कंपनियों को फायदा देना है। ये मल्टीनेशनल भी हो सकती हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रेरित कंपनियां हो सकती हैं, क्योंकि हमने उनसे कर्जा ले रखा है, तो इसके लिए हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर रेवेन्यू नहीं लेंगे, तो लेकिन हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा। अब भारत सरकार इस आंकड़े को कैसे दिखाएगी आपके सामने, अगले उसमें देखिए। हमको दिखाया रेवेन्यू फॉरगॉन इंक्रीज कर गया 40,043 करोड़, इस वर्ष की बात है 13-14 की, 2012-13 के कंपैरिजन में, जबकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ा 28,909 करोड़। मतलब अगर हम रेवेन्यू फॉरगॉन को ही संभाल लेते तो फिजिकल डेफिसिट हमारा इंक्रीज ना करता। अब इस फिजिकल डेफिसिट के इंक्रीज करने से हमारा सारा खेल बढ़ता गया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में 5,42,499 करोड़ रुपए नया कर्जा है, इसको आप 125 करोड़ से डिवाइड कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएंगे लगभग हमारे पास 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति नया कर्जा आ रहा है, तो देश कहां जाएगा। अब हम फिजिकल डेफिसिट को और आगे समझने के लिए अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।